हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। जो इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट 3 है, लेकिन यह वीडियो नंबर आपका 11 होगा। वीडियो नंबर 11 और प्रैक्टिस सेट तीसरा है, जिसमें हम लोग 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। और आप लोग 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हो रहा है उसे लास्ट में बताना है कि मेरा इतना प्रश्न सही हो रहा है। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका यह फ़ायदा होता है कि आप लोगों को यह पता चलता है कि किस क्षेत्र से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका आकलन भी होता रहता है कि मुझे कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आप लोग 125 प्रश्नों को ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके द्वारा आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार थे। आपको बताना है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन थे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं आपको सिर्फ आंसर क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, जिससे कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर किया जा सकता है। अगर आपको विस्तृत रूप में देखना है तो इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देखिए और अपना सुझाव दें कि आपको किस तरह का वीडियो लाभदायक होगा। चलिए बताइए कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए, पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए नाम दिया गया। यानी पुनर्जागरण काल हिंदी में किस काल के लिए नाम दिया गया था। तो आपका सही जवाब होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल को हिंदी में पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 3, राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन सत्य है, चुनिए। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्र के स्वरूप निर्माण के लिए कौन सा कथन सही है। तो आपका धन जन और बल से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। क्या यह सही है? क्या नहीं, यह नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं है। अगला देखिए, भूमि जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी किसी भी देश के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, जन यानी वहाँ लोग रहना चाहिए, और लोगों के साथ ही साथ जन की संस्कृति, वहाँ की संस्कृति भी होनी चाहिए, जिससे राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। गेहूं बनाम गुलाब निबंध है। आपको बताना है कि गेहूं बनाम गुलाब निबंध किस प्रकार का है। तो गेहूं बनाम गुलाब यह एक प्रतीकात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? प्रतीकात्मक निबंध है। जिन्होंने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। और प्रतीकात्मक किसे कहते हैं? जिसमें किसी को प्रतीक मानकर दर्शाया जाता है। जैसे गेहूं किसका प्रतीक है? तो गेहूं आपका भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है। गेहूं किसका प्रतीक है? तो गेहूं भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है। बल्कि गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब आपका मानसिक, किसका? मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। गेहूं किसका प्रतीक है? तो गेहूं भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है। और गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 5, आपको बताना है कि इनमें से एक उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो चारुचंद्र की लेख यह किसका रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। और बाणभट्ट की आत्मकथा यह भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है।
और अनाम दास का पोथा, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। तो कौन सा नहीं है? चित्रलेखा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना नहीं है। यह तीनों क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। लेकिन चित्रलेखा किसका है? तो यह भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 6। आपको बताना है रॉबर्ट्स नर्सिंग होम, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में यह किस प्रकार की इसकी विधा है? बताइए कि रॉबर्ट्स नर्सिंग होम कैसा विधा है, इसकी विधा क्या है, आपको बताना है। तो रॉबर्ट्स नर्सिंग होम के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यह क्या है? तो यह एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम एक संस्मरण है। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। निम्न से एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, चिन्हित कीजिए। इसमें से एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, उसको आपको पहचानना है। बताइए कौन है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं? यह प्रेमाख्यान काव्य के कवि हैं। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। दादू दयाल, संत रैदास और रहीम दास ये क्या है? संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, जो निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला बताइए, शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति होती है। आपको बताना है कि शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ पर शब्द को कोशगत अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति होगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 9 बताइए। आपको बताना कि बीनु पगु चले सुने बीनु काना में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है, विभावना अलंकार है, असंगति अलंकार है या वक्रोक्ति अलंकार है? तो बीनु पग चले बिने सुन काना, बिना पाग से बिना पैर के द्वारा वह चल सकता है, बिना पैर से बिना कान के द्वारा वह सुन सकता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आपका विभावना अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य होता है वहाँ कौन अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को किसके लिए मिला था? चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 11। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। आपको बताना कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। कौन है? गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। इसमें इस रचना में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है। और एक रचना और है 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें कितना है? इसमें विट्ठलनाथ के किसके? विट्ठलनाथ जी के 252 कितने? 252 शिष्यों का वर्णन मिलता है। ये दो रचनाएं हैं, किसकी हैं? गोसाई गोकुलनाथ की दोनों रचनाएं हैं, जिसमें एक में विट्ठलनाथ की रचना वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है और दूसरे में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। ईदगाह यह किसकी कहानी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। लॉटरी भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। बड़े भाई साहब यह भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो कौन सा नहीं है? तीर्थ यात्रा मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। इस तरह से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। तीर्थ यात्रा किसकी रचना है? यह पंडित सुदर्शन का रचना है। किसका? पंडित सुदर्शन का रचना है। आपको ध्यान रखना है।
अगला बताइए प्रश्न नंबर 13, रासो काव्य की भाषा है। आपको बताना है रासो काव्यों की भाषा क्या है। तो रासो काव्यों की भाषा क्या है? डिंगल है। क्या है? डिंगल है। एक प्रश्न पूछा जाता है डिंगल किन भाषाओं से मिलकर बना है? तो डिंगल अपभ्रंश, किसका? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, राजस्थानी से मिलकर क्या बनता है? डिंगल बनता है। और पिंगल किससे बनता है? पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा होता है। कौन से? ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिलकर पिंगल बनता है। पिंगल की भाषा क्या होती है? पिंगल में कानों को मधुर लगने वाले वर्ण होते हैं, यानी ये क्या होती है? मधुरता होती है। लेकिन डिंगल में क्या होते हैं? कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 14, आपको बताना है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 11 वर्ष का समय जो कहानी है यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला बताइए इनमें से एक कवि नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक कवि नहीं है। तो इनमें से कवि आप लोग जानते हैं कि सेनापति भी हैं, नागार्जुन भी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी हैं। तो कौन नहीं है? तो डॉक्टर सत्येंद्र कवि नहीं हैं। यह क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा। इस तरह से जो लोग बी चुनाव करते हैं उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 16 बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भक्तमाल के रचनाकार हैं। यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। बताइए कौन होंगे? तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभा दास जी हैं। कौन है? नाभा दास जी हैं। एक और पूछा जाता है उत्तर भक्तमाल। क्या पूछा जाता है? उत्तर भक्तमाल। तो उत्तर भक्तमाल के रचनाकार आप ध्यान रखेंगे कि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। एक पूछा जाता है भक्त नामावली। भक्त नामावली किसका है? तो ध्रुव दास का है। इन सभी मिलते जुलते वाले नामों वाले रचनाओं को भी ध्यान में रखना है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यह कथन किस निबंध का अंश है? आपको बताना है कि यह कथन किस निबंध का अंश है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह निबंध लिखा किसने है। तो यह निबंध राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। किसने लिखा है? राहुल साकृत्यायन जी ने लिखा है। किस निबंध में लिया गया है? तो अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। एक निबंध का नाम है अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इस निबंध से इस अंश को लिया गया, जिसके रचनाकार राहुल साकृत्यायन जी हैं। इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा निबंध है। अगला बताइए, निम्नलिखित में एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय निंदा के विषय में सत्य है। निंदा एक रोग है, गलत है। निंदा करना स्वास्थ्य परंपरा है, यह भी गलत है। निंदा से मानसिक स्वस्थता आती है, यह भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? निंदा का उद्गम या कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम कैसे होता है? हीनता या कमजोरी से होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो लोग हीन भावना को दर्शाते हैं, यानी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वह क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं। इसलिए निंदा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप से हिष्ट पुष्ट हैं और आप अपने आप को एक ताकतवर समझते हैं तो आप दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। निंदा वही करते हैं जो अपने आप को हीन भावना से देखते हैं। क्या सोचते हैं? वह सोचते हैं कि हम दूसरे का निंदा करके क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे को गुणों को देखना चाहिए, उस गुणों को अपने आचरण में सम्मिलित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 बताइए, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। आपको बताना है कि कवि वचन सुधा क्या है? एक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। जिन्होंने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 20,
चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। आपको बताना है कि चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यह कथन किसका है और कहाँ से लिया गया है? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध में। यह कहाँ से लिया गया? शिक्षा का उद्देश्य निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। इस तरह से जिन्होंने ए ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में प्रकृति चित्रण का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति चित्रण का प्रकार नहीं है। जिन लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रहा है वह अपने स्पीड क्वालिटी को कम करके देख सकते हैं, स्पीड को कम बेसी करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्पीड कम करके विस्तारित रूप से बताया जाए तो समय ज़्यादा लगेगा, उसमें कम क्वेश्चन ही सॉल्व कर मिलेगा। इसलिए स्पीड से आगे बढ़ा जा रहा है, जिससे से अधिक प्रश्नों को कवर किया जा सके, वह भी कम समय में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकृति चित्रण का एक प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रकृति चित्रण का आलंबन रूप भी होता है, उद्दीपन रूप भी होता है, मानवीकरण रूप भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? आभास रूप में यह प्रकृति चित्रण का कोई प्रकार नहीं। इस तरह से जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। 22 बताना है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुड़ एव कहकर करुड़ रस को सर्वश्रेष्ठ बताया? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने करुड़ रस को सर्वश्रेष्ठ बताया है? बताइए कौन से कवि हैं? संस्कृत से भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको तैयारी करना है। तो संस्कृत के ऐसे कवि जिन्होंने एको रस करुड़ एव कहकर करुड़ रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है वो भवभूति जी हैं। कौन हैं? भवभूति जी हैं। इनकी रचनाएं महावीर चरितम, मालती माधवम यह नाटक हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 23 बताइए, शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ है। आपको बताना है जातक कथा का हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो जातक कथा का हिंदी में क्या अर्थ होता है? जन्म की कथा होता है। क्या अर्थ है इसका? जातक मीन्स जन्म की, कथा मीन्स कथा होता है, कहानी होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 24, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बताइए। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु। इस वंदना का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि यह जो वंदना है इसका क्या अर्थ होगा। तो इस वंदना का अर्थ होता है, हे सूर्य देव आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करो, जो कल्याणकारी हो हमें प्रदान करो। तो इसके आधार पर आप क्या है? यद भद्रम, यद मीन्स जो, भद्रम मीन्स कल्याणकारी, तन आसु जो हो उसे हमें प्रदान करें। इस तरह से अगर ऐसे कविता आप संस्कृत में कमज़ोर हैं तो उसमें 2-4 वर्ड को अगर आप समझ पाएंगे उसके आधार पर भी आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 25 बताइए, प्रेमचंद युग 3 उपन्यासकार हैं। आपको बताना है कि प्रेमचंद युग के कौन से 3 उपन्यासकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक आचार्य चतुर्सेन और भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, ये तीनों क्या हैं? प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। आपसे पूछा जाता है कौशिक किसका उपनाम है? तो कौशिक विशंबर नाथ शर्मा जी का उपनाम है। उपनाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 26, स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक का योगदान नहीं है। बताइए इसमें से किस कवि ने स्वतंत्रताोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं दिया था? विद्यानिवास मिश्र ने भी योगदान दिया था, रामविलास शर्मा ने भी योगदान दिया था, डॉक्टर नागेंद्र ने भी योगदान दिया था। तो किसने नहीं दिया था? तो बालमुकुंद गुप्त ने
स्वतंत्रताोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं दिया था। तो आपका डी ऑप्शन सही होता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से एक कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? आपको बताना कि इसमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की है, की नहीं है। नहीं बताना कौन सा पत्रिका भारतेंदु युग का नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। कविवचन सुधा भारतेंदु युग की रचना है, आर्यमित्र भी भारतेंदु युग का है, इंदु भी भारतेंदु युग का रचना है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका मधुकर या भारतेंदु युग का पत्रिका नहीं है। इस तरह से जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अगला देखिए कूट वाला प्रश्न। यह कूट वाला प्रश्न भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे आपको अच्छे तरह से जानना होगा। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। इसमें एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरे तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो आपको रचनाकारों से और रचनाओं से मिलान करना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सा है? 11 वर्ष का समय। कौन सा है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का रचना है। बंग महिला किसकी रचना है? तो धुलाई वाली की। प्रेमचंद की रचना क्या है? तो पंच परमेश्वर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? तो उसने कहा था यार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है। तो आप लोगों को अब पता हो गया कि पहला का चौथा ऑप्शन सही है और दूसरा का तीसरा सही है, तीसरा का दूसरा सही है, चौथा का पहला सही है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? तो बताइए कि हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। तो आपका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त की एक रचना थी भारत भारती। कौन सी? भारत भारती, जिस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 30 बताइए। आपको बताना है कि इसमें कुछ बोलियां दी गई और उसके उपबोली से कौन सा युग में सही है। मालवी पहाड़ी में बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी की बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो भोजपुरी जो है वह पूर्वी हिंदी की बोली है, यह तो सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो कौन सी नहीं है? मालवी पहाड़ी की नहीं बोली नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जिन लोगों ने ए ऑप्शन का जवाब चुनाव किया उनका सही जवाब होगा। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, बिहारी, मगधी बोलियां बोली जाती हैं, जिसे आपको बोली को भी कंप्लीट रूप से तैयार करना है, क्योंकि बोलियों से 1-2 नंबर हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस तरह से आपको एक एक नंबर कलेक्ट करके आपको 125 नंबरों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए रोज़ाना आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना आकलन करते रहिए, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें। आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको बताना है कि बीजक में रचनाएं जो संग्रहित हैं वह किसकी कविताओं को, किसकी दोहों को संकलित किया गया, किसमें? बीजक में किसकी रचनाओं को संग्रहित किया, इसे का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर लें, जिसके द्वारा आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आप लोगों को 3000 प्रश्नों से वो जो टीजीटी पीजीटी से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए हैं वह प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और जिसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।